12 अगस्त 1997 की सुबह मुंबई के एक मंदिर के बाहर जब गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी तो सिर्फ एक इंसान की जान नहीं गई, बल्कि भारत के पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री की रूह कांप गई थी। क्या होता है जब एक जूस बेचने वाला लड़का अपनी मेहनत और जिद के दम पर बॉलीवुड का किंग मेकर बन जाता है, और फिर क्यों एक दिन वही चमकती हुई दुनिया खून से लाल हो जाती है। आइए जानते हैं अपराध, संगीत और खौफ की एक ऐसी दास्तान जिसने हिलाकर रख दिया था पूरे देश को। मुंबई, एक ऐसा शहर जहां हर सुबह लाखों लोग अपनी आंखों में सपने लेकर जागते हैं। कोई समंदर किनारे भविष्य तलाशता है तो कोई लोकल ट्रेनों की भीड़ में अपना मुकाम। लेकिन 80 और 90 के दौर में इस शहर की हवाओं में एक खास बात थी। वो थी टेप रिकॉर्डर की सुरीली आवाज, चौराहों की दुकानों पर बजते नए गानों के बोल और कैसेट के फीतों पर घूमती जिंदगियां। इस पूरे दौर के केंद्र में एक ऐसा नाम था जिसे कभी लोग मुंबई की सड़कों पर जूस बेचते हुए देखते थे। एक ऐसा इंसान जिसके पास न तो कोई खानदानी दौलत थी और न ही फिल्मों की दुनिया में कोई गॉडफादर, लेकिन उसके पास एक नजर थी और एक जिद थी। नाम गुलशन कुमार। शुरुआत बहुत साधारण थी। दिल्ली के दरियागंज इलाके में पिता की फलों की एक छोटी सी दुकान थी। गुलशन कुमार दुआ, जो आगे चलकर सिर्फ गुलशन कुमार बने, ने बचपन वहीं बिताया। लेकिन सपने छोटे शहरों की तंग गलियों में कब तक कैद रहते। वो दौर था जब कैसेट इंडस्ट्री अपने पांव पसार रही थी। गुलशन कुमार ने उस बदलाव को सबसे पहले भांप लिया। उन्होंने दिल्ली में ही एक छोटी सी रिकॉर्डिंग और कैसेट डुप्लीकेशन का काम शुरू किया। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने दिल्ली छोड़कर उस शहर का रुख किया जो सपनों को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देता था। बॉम्बे, मुंबई। मुंबई आकर गुलशन कुमार ने वो कर दिखाया जो उस समय की बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां सोच भी नहीं सकती थीं। उस दौर में ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और बड़ी कंपनियों का बोलबाला था। कैसेट महंगी मिलती थीं, आम आदमी की पहुंच से दूर। गुलशन कुमार ने खेल बदल दिया। उन्होंने कम कीमत पर बेहतरीन क्वालिटी की ऑडियो कैसेट बाजार में उतार दी और साथ ही शुरू किया री रिकॉर्डेड भक्ति संगीत और फिल्मी गानों का सिलसिला। सुबह माता के भजन और शाम को फिल्मों के सुपरहिट गाने। हर घर, हर दुकान, हर ऑटो और हर टैक्सी में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, टी सीरीज। गुलशन कुमार ने सिर्फ एक बिजनेस खड़ा नहीं किया था, उन्होंने भारत के मिडिल क्लास के संगीत सुनने का तरीका बदल दिया था। अब वे सिर्फ एक कारोबारी नहीं रह गए थे, वे बॉलीवुड के नए किंग मेकर बन चुके थे। बड़े बड़े निर्देशक और अभिनेता उनके दफ्तर के बाहर कतार में खड़े होते थे, क्योंकि अब कोई फिल्म तब तक हिट नहीं मानी जाती थी जब तक उसका म्यूजिक टी सीरीज से रिलीज ना हो जाए। लेकिन शोहरत और सफलता कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ कई तरह की नजरें लेकर आती है। कुछ नजरें तारीफ की होती हैं और कुछ जलने वालों की। जैसे जैसे गुलशन कुमार का साम्राज्य फैल रहा था, वैसे वैसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड की नजरें भी उन पर टिकने लगी थीं। उस दौर में मुंबई की फिल्मी दुनिया यानी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते किसी से छिपे नहीं थे। एक्सटॉर्शन यानी रांगदारी, धमकियां और फोन कॉल्स, ये उस समय के मुंबई का कड़वा सच था। बड़े बड़े निर्माताओं और कलाकारों को फोन पर धमकियां मिलती थीं। और गुलशन कुमार, वे अपनी सफलता के नशे में चूर थे। वे एक धार्मिक किस्म के इंसान थे। रोज सुबह उठना, पूजा करना, मंदिर जाना, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। वे अक्सर अंधेरी पश्चिम के जीतेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। उन्हें लगता था कि जो इंसान भगवान के रास्ते पर चलता है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि अंधेरे की दुनिया भगवान की दुआओं से नहीं बल्कि पैसों और खौफ की भाषा समझती है। अंडरवर्ल्ड डॉन का वॉइस ओवर भारी और डरावनी आवाज में, गुलशन भाई, कारोबार बहुत बड़ा हो गया है तुम्हारा, लक्ष्मी की बारिश हो रही है घर में, तो कुछ हिस्सा इधर भी गिरना चाहिए ना। गुलशन कुमार शांत लेकिन दृढ़ आवाज में, मैं मेहनत का पैसा कमाता हूं भाई, और जो भी देता हूं गरीबों और मंदिरों के दान में देता हूं, मैं किसी को रांगदारी नहीं दूंगा। ये इनकार गुलशन कुमार की जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला था। अंडरवर्ल्ड के सिंडिकेट में किसी का ना सुनना बर्दाश्त नहीं किया जाता था, खासकर तब जब सामने वाला दाऊद इब्राहिम या अबू सलेम जैसा नाम हो। धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। कहा जाता है कि रांगदारी की बड़ी रकम की मांग की गई थी। गुलशन कुमार ने पुलिस से संपर्क भी किया था, लेकिन मुंबई पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच का वो चूहे बिल्ली का खेल कई बार बहुत देर से नतीजा लाता था और तब तक वक्त निकल चुका होता था। नैरेटर, एक तरफ संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह
जो अपनी ही धुन में मग्न था। दूसरी तरफ मुंबई के किसी अंधेरे कोने में रची जा रही थी एक खौफनाक साजिश, एक ऐसी सुबह जो हमेशा के लिए बदल देने वाली थी बॉलीवुड का इतिहास। 12 अगस्त 1997। मुंबई में मानसून पूरे शबाब पर था। आसमान में काले बादल छाए थे। शहर की सड़कें अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थीं। अंधेरी पश्चिम का जीतेश्वर महादेव मंदिर हमेशा की तरह शांत था। गुलशन कुमार अपनी रोज की आदत के मुताबिक सुबह सुबह अपने घर से निकले। उनके साथ उनका ड्राइवर था। गाड़ी मंदिर के ठीक बाहर आकर रुकी। गुलशन कुमार ने गाड़ी का दरवाजा खोला। उनके माथे पर चंदन का टीका था, हाथ में पूजा की थाली या कुछ दान दक्षिणा का सामान। वे हर रोज की तरह उस दिन भी भगवान के दर पर आए थे, ये मांगने के लिए नहीं कि उनका बिजनेस और बढ़े, बल्कि इसलिए कि वे भगवान का शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज मंदिर के बाहर भगवान नहीं, बल्कि मौत उनका इंतजार कर रही थी। कुछ लोग पहले से ही वहां मौजूद थे, साधारण कपड़ों में, चेहरे पर कोई नकाब नहीं, लेकिन आंखों में एक ही मकसद, शिकार। वे शूटर थे जिन्हें अंडरवर्ल्ड के एक बड़े इशारे पर भेजा गया था। उन्होंने गुलशन कुमार को मंदिर के अंदर जाते हुए देखा। उन्होंने इंतजार किया उनके बाहर आने का। समय बीत रहा था, मिनटों की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, और फिर मंदिर के दरवाजे पर हलचल हुई। गुलशन कुमार पूजा करके बाहर निकले। वे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक पल में सब कुछ बदल गया। गोलियों की गड़गड़ाहट से सुबह का सन्नाटा चीख उठा। पहली गोली सीधे गुलशन कुमार के सीने पर आकर लगी। वे संभल भी नहीं पाए। उन्होंने बचने की कोशिश की। वे भागकर पास की एक इमारत के चबूतरे की तरफ भागे, खुद को बचाने के लिए छिपने की कोशिश की, लेकिन शूटर उनके पीछे पीछे आ गए। एक शूटर ने चिल्लाकर कहा, बहुत दान देते हो मंदिरों में, अब ऊपर जाकर भगवान को देना। एक के बाद एक कुल 16 गोलियां उनके शरीर में उतार दी गईं। खून से लथपथ गुलशन कुमार वहीं सड़क पर गिर पड़े। बरसात का पानी और उनका खून मिलकर लाल रंग की धारा बन गया। ड्राइवर ने बचाने की कोशिश की तो उस पर भी हमला कर दिया गया, जिससे वो घायल हो गया, और कुछ ही सेकंड में वे लोग वहां से हवा हो गए। कुछ ही पलों पहले जहां चहल पहल थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था, एक भारी डरावना सन्नाटा। लोग घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर आने की। अंडरवर्ल्ड का खौफ ऐसा था कि लोग लाश के पास जाने से भी डरते थे। बाद में पुलिस पहुंची, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने आते ही सिर झुका दिया। ही इज नो मोर। म्यूजिक इंडस्ट्री का बादशाह, जिसकी एक आवाज पर लाखों लोग झूमते थे, आज पूरी तरह शांत हो चुका था। गुलशन कुमार की हत्या ने सिर्फ उनके परिवार को नहीं, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। फिल्मी दुनिया सदमे में थी। मुंबई पुलिस की साख दांव पर थी, क्योंकि यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह बॉलीवुड की छाती पर अंडरवर्ल्ड का खुला चैलेंज था। और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इस खून के पीछे असल में किसका हाथ है। गुलशन कुमार की हत्या के बाद मुंबई पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर और क्राइम ब्रांच की टीमें हरकत में आ गईं। शहर भर में नाकेबंदी कर दी गई। खुफिया सूत्रों को एक्टिव कर दिया गया, क्योंकि पुलिस जानती थी कि ये कोई आम दुश्मनी नहीं है, ये सीधा सीधा दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम सिंडिकेट का काम था। फोन कॉल्स की डिटेल निकालो। आखिरी बार धमकी कहां से आई थी, और वो शूटर कौन थे जो मंदिर के बाहर घात लगाकर बैठे थे? सर, मुखबिरों से खबर मिली है इस पूरे खेल के पीछे अबू सलेम का हाथ है, और साथ ही बॉलीवुड से ही किसी ने इन्हें सुपारी दी है। ये बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं, पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आने लगी कि फिल्म इंडस्ट्री के भीतर के कुछ लोग भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि संगीत बाजार में टी सीरीज का दबदबा इतना बढ़ गया था कि कई लोग और कंपनियां अंदर ही अंदर घुट रही थीं। जांच आगे बढ़ी, शूटरों की पहचान की गई, राउफ मर्चेंट और उसके साथी। लेकिन तब तक मुख्य आरोपी देश छोड़कर भाग चुके थे। कोई दुबई निकल चुका था तो कोई नेपाल के रास्ते कहीं और छिप गया था। उस दौर में मुंबई के कलाकारों, निर्माताओं और निर्देशकों में खौफ का माहौल था। हर कोई डर के साए में जी रहा था। किसी ने गुलशन कुमार की हत्या पर खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबको पता था अगर टी सीरीज के मालिक को दिन दहाड़े मंदिर के बाहर गोलियों से भुना जा सकता है तो किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है।
अंडरवर्ल्ड के फोन अब आम बात हो गए थे। लेकिन मुंबई पुलिस भी हार मानने वाली नहीं थी। क्राइम ब्रांच ने एक एक करके उन गुर्गों को दबोचना शुरू किया जो इस साजिश की जमीन तैयार कर रहे थे। साजिश के तार जुड़ते गए, गिरफ्तारियां हुईं, अदालत में फाइलें खुलीं, लेकिन इस लंबी कानूनी और खौफनाक लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? क्या गुलशन कुमार के कातिलों को सजा मिली या अंडरवर्ल्ड का खौफ कानून पर भारी पड़ गया? सालों गुजर गए। गुलशन कुमार की हत्या की तारीख 12 अगस्त 1997 से आगे बढ़कर नए दशक में आ गई। मामला अदालत में चला, गवाह मुकरे, धमकियां मिलीं, कई लोगों ने डर के मारे अपने बयान बदल दिए, लेकिन पुलिस और अभियोजन पक्ष ने सबूतों की कड़ी को टूटने नहीं दिया। 2002 में इस मामले में पहला बड़ा मोड़ आया। अदालत ने अपनी जांच और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाना शुरू किया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गुलशन कुमार की हत्या एक सुनियोजित साजिश थी। मुख्य शूटर रऊफ मर्चेंट को हत्या का दोषी करार दिया जाता है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। फैसला आया, एक कातिल को सजा मिली, लेकिन क्या यह न्याय पूरा था? सवाल आज भी वहीं खड़ा था। क्या वे लोग कभी पकड़े गए जिन्होंने असल में इस हत्या का आदेश दिया था? अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम के वो खास गुर्गे जो देश से बाहर बैठकर मुंबई को कंट्रोल कर रहे थे, वे आज भी कानून की पकड़ से दूर हैं। गुलशन कुमार आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया था, उनके बेटे भूषण कुमार और परिवार ने उसे संभाला और आज टी सीरीज दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल्स में से एक है। एक जूस बेचने वाले लड़के से लेकर संगीत की दुनिया के बादशाह बनने तक का सफर अचानक एक दिन गोलियों की आवाज में थम गया। लेकिन उनकी बनाई हुई विरासत आज भी जिंदा है। मुंबई की सुबह आज भी वैसे ही होती है। गाड़ियां चलती हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं। कैसेट के जमाने से लेकर यूट्यूब और स्ट्रीमिंग के दौर तक संगीत का सफर नहीं रुका। लेकिन 12 अगस्त 1997 का वो दिन, मुंबई की उस बारिश और उस खून से सनी सड़क को कोई नहीं भूल सकता। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी। ये कहानी थी सपनों की कीमत की, पावर की भूख की और उस खौफ की जो कभी कभी इंसानियत को निगल जाता है। फिर मिलेंगे किसी नए और झकझोर देने वाले किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली अनसुनी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।